अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस तो बहुत, आप कितने एप्लीकेशन सोच सकते हो, उससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन इसके होंगे। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन मैंने दिए हैं, बाकी हम मॉड्यूल 3 में जब IoT को और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके और एप्लीकेशंस की बात करेंगे, वहाँ हम काफ़ी डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है स्मार्ट होम। सबसे मेन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि यदि हम कंजम्पशन के अकॉर्डिंग देखें, यदि हम यूटिलिटी के अकॉर्डिंग देखें, तो स्मार्ट होम की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसके अंदर बहुत सी एप्लीकेशन हैं। घर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको आप स्मार्ट बना सकते हैं, उनको आप IoT कंट्रोल्ड बना सकते हैं, जो आपके मोबाइल से कंट्रोल हो सके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर डाल के। उसके बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर आप स्मार्ट वॉचेस की बात कर सकते हैं। एप्पल की स्मार्ट वॉच आती है, या आप स्मार्ट बैंड्स की बात, हेल्थ बैंड आते हैं, जैसे MI का बैंड आता है या सैमसंग का भी बैंड आता है, तो उनकी भी बात कर सकते हैं। तो दोज आर ऑल्सो स्मार्ट एंड IoT बेस्ड। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। यदि हम स्मार्ट होम से आगे बढ़ते हैं तो स्मार्ट सिटी में आएंगे, और उसके अंदर आप ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करोगे, या वेस्ट मैनेजमेंट की बात करोगे, या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात करोगे कि पॉल्यूशन लेवल क्या है, ऑक्सीजन कितने % है। ठीक है, या आप इसके अंदर और बात करेंगे कि कंप्लेंट यदि हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो कहीं की, स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाए, एंड वहाँ कोई सेंसर ऐसा डिप्लॉय कर दो, आप वहाँ कोई सेंसर ऐसा लगा दो कि वो अपने आप उसकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए जहाँ उसका ऑफिस है। या आप बात करते हैं कहीं डस्टबिन है, डस्टबिन्स को आप स्मार्ट बना दो, डस्टबिन के अंदर ऐसे सेंसर लगा दो कि यदि वो पूरा भर जाए तो उसका मैसेज अपने आप कंट्रोल रूम में चला जाए। ठीक है, मैं आगे आपको स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात बताऊंगा जब आगे 3rd मॉड्यूल में आएंगे। तो उसके हमारा कोई प्रोजेक्ट था, उसकी बात मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। स्मार्ट ग्रिड की बात करते हैं। स्मार्ट ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है, जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं IoT के थ्रू। IoT बेस्ड ग्रिड के अंदर जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर है उसको प्रॉपरली स्टडी किया जाता है, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाता है यूजिंग सेंसर्स, और उसके बाद उसके बेस पर ही पावर की प्लानिंग होती है, एनर्जी की प्लानिंग होती है कि कहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करनी है, किस टाइम कहाँ रिक्वायरमेंट है। और वो प्लानिंग सभी, पूरा प्लानिंग जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा, वो सारा IoT बेस्ड होगा, सब सिस्टम IoT कंट्रोल्ड होते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट की बात करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स आते हैं, जैसे पावर जनरेशन सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस का सेक्टर हो गया, या हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। उसके अंदर हम IoT का यूज़ कर सकते हैं, और ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा जहाँ आप फेलियर ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी अफोर्डेड। वहाँ यदि ऐसा कुछ हुआ तो बहुत लाइफ जा सकती हैं। वहाँ भी IoT का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि IoT के थ्रू हम चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं और टाइमली उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। बड़ा छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स हैं, ICU है, फॉर एग्जांपल यदि वहाँ पावर फेलियर हो जाता है एंड दैट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड बाय एनी पर्सन, तो वहाँ यदि उस सिस्टम को स्मार्ट भी ना बनाया गया हो और कोई पर्सन भी उसको ऑब्जर्व नहीं करता, नेगलेक्ट कर देता है, तो वहाँ बहुत से लोगों की जान जा सकती है, रिस्क पर होती है। समटाइम्स आपने सुना भी होगा कि एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन ख़त्म होने से इतने पेशेंट्स मर गए। तो क्या है, यदि उसको स्मार्ट बना दिया जाए, ऑक्सीजन की जब तक सप्लाई है तब तक ठीक है, ऑक्सीजन जैसे ही रिजर्व लेवल में आए तब वो अपने आप ऑर्डर प्लेस कर दे, जहाँ जो जिस कंपनी को सप्लाई भेजनी है तो अपने आप ऑर्डर प्लेस कर दे, तो दैट द
डेथ्स कैन बी कंट्रोल्ड, द लाइफ्स कैन बी सेव्ड बाय दिस मेथड। तो बहुत से एग्जांपल हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, थर्ड मॉड्यूल में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कनेक्टेड कार। गूगल कार के बारे में तो आपने सुना होगा। गूगल कार एक ऐसी कार है जो सक्सेसफुली जिसको टेस्ट किया जा चुका है और रियल रोड कंडीशंस के ऊपर, और वो लॉन्च एक्सपेक्टेडली वो लॉन्च होने वाली थी 2020 में ही फॉर द कॉमर्शियल यूज़। तो अब कोविड के कारण हो सकता है मे बी डिलेड, और अदरवाइज टेस्टिंग तो ब्रॉडली इसकी हो चुकी है। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग जब भी किसी कंट्रोलिंग का काम करता है, तो ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग है, इंसान का जो दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मिस्टेक के चांस होते हैं। यदि रिपीटेडली एक ही काम किया जाए तो मिस्टेक के चांस हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग है, हमें नींद भी आ सकती है, झपकी भी आ सकती है ड्राइविंग के टाइम, तो इस टाइप के चांस हो सकते हैं। या कहीं आपकी गाड़ी जा रही है, आप एक्सेलेरेटर पे आपने पैर रखा है, उसके बाद आपको ब्रेक लगाना है और बाई चांस ऐसा उस टाइम आपका थॉट प्रोसेस काम ना करे और आप ब्रेक ना लगा पाओ, या ऐसा भी हो सकता है। तो ये मिस्टेक्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं ह्यूमन के अंदर, लेकिन जब हम मशीन्स की बात करेंगे तो ये इनकी, मैं ये नहीं कह रहा जीरो हो जाएगा, बट काफ़ी हद तक उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब गूगल कार की भी टेस्टिंग हुई तो वहाँ जो फेलियर रेट है वो बहुत 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 कम थे एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आता है कनेक्टेड हेल्थ। बहुत ही नया कंसेप्ट है और आज के कोविड के टाइम में तो बहुत देखने को मिला कि कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अपनी हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर्स को बताइए, फ़ोन पर बताइए या मेल कीजिए उनको, वो आपको वहीं से सजेस्ट करेंगे। लेकिन मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ के बात करता, जब हम IoT की बात करेंगे तो थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ के बात करेंगे कि आपकी बॉडी के ऊपर वेरेबल सेंसर्स हैं और वो सेंसर्स आपके डाटा को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके फिजिकल पैरामीटर्स को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस फिजिकल पैरामीटर्स जो आपका ऑब्जर्व किए जा रहे हैं उस डाटा को कंटिन्यूसली डॉक्टर के पास भेजा जा रहा है। डॉक्टर उसको दिन में एक बार चेक करता है फॉर एग्जांपल, और यदि कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है तो दैट सिस्टम कैन सेंड ए अलार्म टू द डॉक्टर ऑल्सो। ठीक है, अलार्म भी वहाँ भेज सकते हैं। तो इस टाइप का सिस्टम की हम बात करते हैं जब हम IoT बेस्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ समटाइम्स ऐसा होता है डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं, वो अपने पेशेंट्स को पूरा टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, तो ऐसे केस में पेशेंट्स को डॉक्टर ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, तो इससे पेशेंट्स को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। जब आप किसी भी मॉल में कुछ खरीदने जाते हो तो वहाँ आपने शर्ट्स में या किसी और सामान में टैग्स देखे होंगे, टैग्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, यदि कोई भी उनको टैग्स को बिना उतारे बाहर ले आए तो वहाँ डोर के ऊपर सेंसर्स होते हैं, वो उनको सेंस करके, उन टैग्स को सेंस करके अलार्म बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है? ये है स्मार्ट रिटेलिंग। तो आजकल मॉल्स वगैरह में देख रहे होंगे। इसका एक और बेनिफिट भी है कि जब भी हम इस तरीके की कोई एंट्री करते हैं, जब भी हम इस तरीके का कोई सिस्टम एंटर करते हैं, RFID सिस्टम एंटर करते हैं, तो स्टॉक उसमें एंटर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, और वो स्टॉक जैसे ही उसकी सेलिंग होती जाती है तो वो स्टॉक अपने आप सब्ट्रैक्ट होता रहता है, स्टॉक में से अपने आप सब्ट्रैक्ट होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब फॉर एग्जांपल 100 पीसेस थे और 1 बाय 1 सेल होते गए, और 10 पीसेस जब रह जाएंगे तो वो मैनेजर को एक मैसेज शो करेगा कि ये चीज़, ये पर्टिकुलर आइटम ख़त्म होने वाली है, इसको ऑर्डर किया जा सकता है। इससे आप थेफ्ट भी रिड्यूस हो गई स्टोर्स के अंदर, आप देखते ही हैं, और स्टोर ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें इन्वेंट्री को मैनेज करना इजी, इन्वेंट्री मतलब जो भी आप स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, तो उसको भी मैनेज करना इजी होता है।
जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे इंडस्ट्री के अंदर इन्वेंट्री के लिए स्टोर है, या टूल्स रखे हैं, एक्स्ट्रा टूल्स रखे हुए हैं, या स्पेयर पार्ट्स रखे हैं, तो किस मशीन का कौन सा स्पेयर पार्ट स्टॉक में है, कौन सा स्टॉक में नहीं है, तो वो सब चीज़ आज के टाइम में आईओटी से बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। बिकॉज वहाँ तो एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, वहाँ यदि कोई स्पेयर पार्ट के कारण यदि आपकी मशीन रुक जाती है तो वो इंडस्ट्री को तो लॉस होगा उसका बड़ा, ठीक है। तो इसलिए सब चीज़ों को मैनुअली चेक करने की बजाय अब क्या हो गया कि टैग्स लगा दिए उनके ऊपर, और टैग्स लगाने के बाद अपने आप वो रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे वो स्टोर से बाहर निकलते जाएंगे। तो और जब जैसे ही वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पर आएगा तो वो मैसेज सेंड हो जाएगा कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, इसको ऑर्डर किया जाए। उसके बाद आता है स्मार्ट सप्लाई चेन। आपके घर पर कोई कुरियर आता है, आप ऑर्डर करते हो किसी भी शॉपिंग साइट के लिए, शॉपिंग साइट पे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, किसी भी एनी, तो आप किसी पर भी कोई ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर वहाँ से चलता है। वहाँ से चलने के बाद वो कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, कहाँ रुक गया, कब डिलीवर होने के लिए निकला, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहती है। तो ये सब चीज़ भी पॉसिबल है आईओटी के कारण। उसके बाद आता है स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग को जनरली जब हम आईओटी की बात करते हैं तो ओवरलुक कर दिया जाता है। लेकिन क्यों ओवरलुक कर देते हैं? ओवरलुक मीन्स इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? क्योंकि जनरली ये बहुत रिमोट एरिया में होते हैं, ठीक है, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक होता है जिनके ऊपर फार्मर्स काम करते हैं, और उन चीज़ों को मॉनिटर करना एक लार्ज स्केल पर बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली जो आईओटी से रिलेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वहाँ भी इसका कोई स्कोप है। लेकिन जब मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर तो बोलते हैं कि इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है हमारी इकोनॉमी। तो यहाँ तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे आईओटी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आईओटी बेस्ड हमारे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हो, उनके हॉर्टिकल्चर में हेल्पफुल हो, उनके एग्रीकल्चर में हेल्पफुल हो, और उनके लाइव स्टॉक के लिए हेल्पफुल हो। ऐसी चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं। आगे और बात करेंगे इसके बारे में। आगे हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईओटी के अंदर। इसमें कई पॉइंट हैं, फिर इनको एक्सप्लेन करूँगा मैं। अचीव कस्टमर सेंट्रिसिटी, गैदरिंग रिच डाटा, एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स, और रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट, और यूज़ ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। इसमें फर्स्ट की जब हम बात करते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जब हम आईओटी की बात कर रहे हैं तो आईओटी जो है वो बेसिकली कस्टमर के ऊपर ही बेस्ड है, कस्टमर उसमें सेंटर पर आता है। नेक्स्ट है गैदरिंग रिच डाटा। डाटा क्या है? डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेपन है, ठीक है। और आईओटी मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर डाटा कलेक्ट होता है अपने आप ही, और वो हम स्टोर कर लेते हैं, और वो डाटा कस्टमर और कंपनी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है। अभी डाटा की बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कोविड के टाइम की बात है। किसी कंपनी ने कोई डाटा प्रोवाइड किया, मेडिकल रिलेटेड कोई कंपनी थी, और उसके बेस पर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुए बहुत रेपुटेड जर्नल्स के अंदर। यूके के कोई जर्नल थे, काफ़ी ओल्ड जर्नल थे, और उनके अंदर कोई डाटा पब्लिश हुआ, और पब्लिश होने के बाद में पता लगा, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और बाद में पता लगा कि वो डाटा ऑथेंटिक नहीं था। तो डाटा ऑथेंटिक नहीं था, इसके कारण वो जो पब्लिश हुए रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे जर्नल्स में, वो रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट कर दिए। और कंपनी ने जो जर्नल्स थे उन्होंने बाद में अपोलोजाइज़ किया कि हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है डाटा की आज के टाइम में।
तो डाटा यदि किसी के पास है, किसी के पास यदि कस्टमर्स का डाटा है, तो इसका मतलब उसको ये पता है कि डिमांड क्या है लोगों की, मार्केट डिमांड क्या है। हम कहते हैं पुराने टाइम में बोलते हैं इसके नब्ज इसके हाथ में है, तो आज के टाइम में नब्ज उसके हाथ में है जिसके पास डाटा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आईओटी एक तरीके से एक शील्ड की तरह काम करता है, जिसमें आउटसाइड वर्ल्ड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये शील्ड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जो आईओटी सिस्टम है वो बेसिकली आज के टाइम में सेंसर बेस्ड है, सेंसर के बेस पर काम करता है। तो मोस्टली डाटा तो सेंसर बेस्ड या डाटा बैंक की फॉर्म में अवेलेबल होगा जिसको प्रोसेस करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन को का सिक्योरिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की सिक्योरिटी रहेगी। रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट, there is need for the constant connection to the smart device and organization so that the operational cost can be reduced for the organization and reduce the downtime of the equipment. जब भी हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो देखो ऑपरेशनल कॉस्ट दो रीज़न से बढ़ती है। या तो आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे, और दूसरा क्या है कि आपके जो मैन पावर है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही। ठीक है, तो आईओटी से आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप आईओटी सिस्टम के अंदर सभी डिवाइसेस जो इक्विपमेंट्स हैं आपके उनका जो फेलियर है वो रिकॉर्ड होगा, और सब चीज़ें जो रिकॉर्ड उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस, बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जिनको आप आईओटी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये टीवी दिखाया गया है, कंप्यूटर दिखाया गया है, मोबाइल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, इस टाइप में हेडफोन्स हैं वो भी स्मार्ट हो गए, कैमरास भी स्मार्ट हो गए, हर चीज़ आपकी स्मार्ट में आ गई। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब और क्या बेनिफिट्स हैं? न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अभी हमने डिस्कस किया था कि बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अभी ये फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, इस फील्ड के अंदर बहुत कुछ करने के लिए है। आईओटी को बहुत जगह इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कभी पहले ऑटोमेशन आया था, उसको इम्प्लीमेंट किया था जनरल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ऑटोमेटिक नहीं थी। अब आईओटी बेस्ड आ गई चीज़ें। अब जो पहले से ऑटोमेटिक हैं उनको सुपर ऑटोमेटिक बनाना, मैं ये नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि उसको सुपर ऑटोमेटिक मीन्स ये कि उन चीज़ों को ऐसा बनाना कि अब वो आईओटी कंट्रोल्ड हो जाए, इंटरनेट से कंट्रोल्ड हो जाए, तो उस तरीके से बनाना। तो ये बहुत फील्ड ऐसे हैं जहाँ अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ, आईओटी बेस्ड कुछ काम नहीं हुआ। तो फील्ड खाली पड़े हैं पूरा काम करने के लिए। एग्रीकल्चर का फील्ड खाली पड़ा है, ट्रांसपोर्ट का फील्ड खाली पड़ा है, बहुत काम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास बहुत स्कोप है इनके ऊपर काम करने के लिए। न्यू कैपेबिलिटीज टू प्रेडिक्ट एंड एक्ट। अब देखिए कि कोई भी चीज़ जब हैपन होती है तो उससे पहले क्या उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है? हाँ, कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट हो सकती हैं। जैसे अभी साइक्लोन आए थे कुछ, तो साइक्लोन्स को पहले ही प्रेडिक्ट किया गया था। किस बेस पे प्रेडिक्ट किया गया था? जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स के अंदर चेंज आ रहे थे उसके बेस पे प्रेडिक्ट किया गया था। ऐसे ही मार्केट के अंदर भी कस्टमर बिहेवियर है या कोई और चीज़ें हैं, कस्टमर डिमांड है, ठीक है, तो उन चीज़ों को ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल डाटा है उसके बेस पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना चाहिए। उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो कि ये मार्केट डिमांड इस तरीके से चेंज हो रही है और इसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्शन चेंज करना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर ये मॉडिफिकेशन करने चाहिए। तो ये सब क्या चीज़ है? ये आप एडवांस में चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हो। किस चीज़ से प्रेडिक्ट कर रहे हो, कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो? जो हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल है, मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे बात की थी डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही डाटा आपके पास रहेगा तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कस्टमर का डाइवर्जन किस साइड हो रहा है, कहाँ डाइवर्ट हो रहा है कस्टमर, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप न्यू जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। फिजिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। यदि हम उनके सिक्योरिटी की बात करें तो हम
एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा के अंदर किसी का वीडियो आ गया। उस वीडियो को आने के बाद वो अकेला वीडियो आया है, लेकिन कुछ डाटा, हार्डवेयर डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ फर्मवेयर डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है कि उसकी कैमरा की लोकेशन क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, वो जो बैकग्राउंड में चल रही है वो वीडियो से अलग है। जब आप किसी का वीडियो बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ विजुअल आ रहे हैं, कैमरा सिर्फ विजुअल को कैप्चर कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके अंदर उसकी लोकेशन क्या है वो अलग से उसके अंदर फीड किया जाता है। उसके टाइम क्या है, किस टाइम पर वो वीडियो ली गई है वो फीड किया जाता है, और उसके बाद उसके एरर लॉग्स क्या है वो चीज़ उसके अंदर होंगे, और उसके उन चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं। उन चीज़ों को मैं कंपेयर करता हूँ, यदि आपको या तो एक वीडियो मिले जिसमें सिर्फ एक आदमी का वीडियो दिखा रखा है, और एक वीडियो मिले जिसके अंदर उसका टाइमिंग भी दिखा रखा है, इसकी लोकेशन भी दिखा रखी है, और उस सारे डाटा के साथ वीडियो मिले, तो कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए? ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर रहेगा जिसके अंदर आपको आदमी की वीडियो के साथ साथ और डाटा भी साथ में मिल रहा है। तो इसलिए मॉनिटरिंग पहले से इम्प्रूव होगी, पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। नेक्स्ट है इंक्रीज कस्टमर डायलॉग। अब IoT आने से एक डिफरेंस तो मैं खुद देख रहा हूँ। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते थे, उन इलेक्ट्रिसिटी बिल में उस मंथ का बिल दिया होता था, लेकिन आज के टाइम में जो बिल आते हैं उसमें क्या होता है कि लास्ट 1 ईयर का बिल दिया होता है, पिछले 1 साल का बिल उसमें दिया होता है, मंथ वाइज दिया होता है। तो उसमें क्या होगा कि आप पिछले 1 साल के जब आपके पास सामने बिल आएगा तो आप उस मंथ का बिल तो साथ देख ही रहे हो, लेकिन एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट मंथ कितना बिल होगा वो भी आप देख पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है फाइन ट्यून सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है कि आप एक रूम में एंटर करते हैं, लाइट्स ऑन हो गई अपने आप, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ैन ऑन हो गया और AC ऑन हो गया या फ़ैन ऑन हो गया अकॉर्डिंगली कि एनवायरनमेंट कितना है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप फ़ैन ऑन हो गया या AC ऑन हो गया, उसकी स्पीड अपने आप सेट हो गई, उसका टेम्परेचर अपने आप सेट हो गया। और ये देखिए, ये है कि आपको अब जो ट्यूनिंग है सर्विसेज की वो अपने आप हो रही है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हो रही है कि जो पैरामीटर हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, उनके बेस के ऊपर वो अपने आप सेट हो रही है। आप अपनी क्लास में बैठे हैं और क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर क्लास लेता है, उसके बाद आप सब लोग निकल के बाहर चले जाते हैं। और ऐसा यूनिवर्सिटी में कितने रूम्स हैं आप ये देखिए, और सभी रूम्स के अंदर यदि स्टूडेंट्स यदि लाइट और फैन ऑन छोड़ के चले जाते हैं तो कितना लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना लॉस हो रहा है। अभी तो मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, अब जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं हिसार में, उसके बाद पूरे हरियाणा में, उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर कितना एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब उस एनर्जी को यदि हम सेव करना चाहते हैं, यदि हम उसको IoT बेस्ड सिस्टम बना दें, हालांकि उसमें इनिशियल कॉस्टिंग आएगी, लेकिन यदि हम उसको स्मार्ट बना दें, उसको IoT बेस्ड बना दें, तो बहुत एनर्जी सेव हो सकती है। आप रूम के अंदर जा रहे हैं, कितने फैंस की रिक्वायरमेंट है, सभी एक क्लासरूम में यदि 10 फैंस लगे हुए हैं, स्टूडेंट सिर्फ आगे बैठे हुए हैं, तो ज़रूरत नहीं है पीछे वाले फैंस को ऑन करने की, सिर्फ आगे वाले फैन अपने आप ऑन हो जाएंगे। जब कोई पीछे जाके बैठेंगे तो पीछे वाले फैंस अपने आप ऑन हो जाएंगे। तो इस टाइप में सिस्टम है, उससे एनर्जी की बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है। सेम वे यदि आप बाहर जाते हैं तो अपने आप लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, फैंस ऑफ हो जाएंगे। यू नीड नॉट टू बॉदर फॉर दैट, आप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप करो उनको। तो ये सब चीज़ अपने आप हो रहा है, तो इसलिए फाइन ट्यूनिंग हो रही है सर्विसेज की और प्रोडक्ट्स की। न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स। IoT हमारी लाइफ को इतना फास्टली चेंज कर रहा है कि जो चीज़ हमारी सिस्टम में, हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो 1 ईयर पहले या 2 ईयर पहले आई थी, वो भी ऑब्सलीट होती जा रही हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम जो एक्सपेक्टेशंस है कस्टमर्स की वो चेंज होती जा रही हैं। उसके साथ साथ क्या है कि जो कंपनीज हैं वो भी नए प्रोडक्ट निकाल रही हैं। न्यू प्रोडक्ट्स आने के कारण क्या है, उनका रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है
IoT ऑपरेशन प्रोसेस हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑटोमेटिक डाटा कंट्रोल कर रहे हैं या ऑटोमेटिक मशीन कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहाँ कोई फैक्ट्री के अंदर कार्स बन रही हैं, वहाँ एक प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो उस लाइन में आगे जो प्रोसेस चल रहे हैं उनका पिछले जो प्रोसेस चल रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेशन कैसे हो। एक लाइन में जब प्रोडक्शन चलती है तो एक लाइन में बहुत से प्रोसेस चलते हैं, लाइन में प्रोसेस होते हैं, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, ये भी IoT बेस्ड हो सकता है। और उससे पहले क्या था, पहले ये था कि वो जितना टाइम वहाँ लगना है उतने टाइम के लिए रुकेगी, वो इंटेलिजेंट नहीं थी। अब इंटेलिजेंट बना सकते हैं उनको कि उसको प्रोसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सके। चैलेंजेस ऑफ IoT जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके अंदर इतना ह्यूज स्कोप है कि ये पोटेंशियल रखता है पूरा इंडस्ट्री लैंडस्केप चेंज करने की। इतना पोटेंशियल है, मींस इतना स्कोप है इसका। लेकिन साथ में क्या है कि कुछ चैलेंजेस भी इसके अंदर है। और वो चैलेंजेस क्या हैं, जैसे अनलिमिटेड बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, 24/7 कनेक्टेड डिवाइसेस होनी चाहिए। ठीक है, ये इस टाइप की इसके कुछ रिक्वायरमेंट है कि ऐसा होना चाहिए, तभी आपके सिस्टम IoT पर वर्क करेगा। अब IDC इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन का एक फोरकास्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। 2009 के अंदर 745 बिलियन का टोटल IoT के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ 2019 के अंदर। $बिलियन का, 745 बिलियन डॉलर्स का। और जो लास्ट ईयर से 2018 से 15.4% ज़्यादा था। मीन्स एक इवन इन ए सिंगल ईयर 15.4 ईयर का इंक्रीज हुआ। और 2020 से 2022 तक $1 ट्रिलियन मीन्स यदि मैं इसको करोड़ में बोलूँ, उसमें हम ज़्यादा बेटर समझ सकते, तो 1 लाख करोड़ डॉलर का। अब रुपीज़ में बोलूँ तो 80 लाख करोड़ रुपीज़ की इसकी मार्केट होने की एक्सपेक्टेशन है। अब कोविड का क्या इफ़ेक्ट होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन इट वाज एक्सपेक्टेड in 2009 that in 2020 there will be market of $1 trillion in 2020 to 22। अब इतना जब इसका स्कोप है, जब हमारे पास इतना ह्यूज हम इसका फ्यूचर देखते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, तो इसके अंदर फिर हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसके चैलेंजेस कहाँ कहाँ हैं, इसकी किस किस इंडस्ट्री में है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में। इन जगह पर इनके चैलेंजेस हैं। अब क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चैलेंज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर सबसे मेन चीज़ तो यही आती है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है। उसका लार्ज स्केल का डाटा को पहले तो उसको इकट्ठा करना वो एक मुश्किल काम है, दैट इज़ ए टीडियस टास्क। ठीक है, और उसके बाद ये फाइंड आउट करना कि IoT का यहाँ स्कोप क्या है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसका प्रॉपर यूज़ होगा वहाँ पर, और कैसे हम IoT को डेवलप कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, वहाँ के लिए कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद उसके स्कोप का डिफ़ाइन करना, क्या स्कोप है जब हम यूज़ करेंगे IoT मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, उसका स्कोप क्या होगा। और उसको फिर चेक करने के लिए कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं जहाँ से हम ये चेक करते हैं कि हमने ये टेक्नोलॉजी में ये चेंज किया तो क्या इफ़ेक्ट आए। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत होगी, जो हमारे लिए एक चैलेंज है, टॉप मोस्ट चैलेंज है
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ह्यूज स्कोप है आईओटी का आने वाले सालों में, और हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर के अंदर हम इसको एक वेपन की तरह देखते हैं। किसके अगेंस्ट? एनवायरमेंटल चेंजेस, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, रेनिंग में चेंज हो रहा है कि जहाँ पहले रेन ज़्यादा आती थी वहाँ कम हो गई, या कम आती थी वहाँ ज़्यादा हो गई। लास्ट ईयर कुछ 2-3 ईयर्स बैक जैसलमेर में फ्लड आ गई थी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जैसलमेर में भी फ्लड आ सकती है। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पहले रेन कम होती थी वहाँ ज़्यादा हो गई, कहीं ज़्यादा होती थी वहाँ कम हो गई। ठीक है, इस तरीके से कुछ एनवायरमेंटल चेंज हुए हैं या टेम्परेचर के चेंज हुए हैं। तो उन सभी के लिए यह सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है हमारे ग्रेन्स के अंदर या फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल के अंदर, डिमांड सप्लाई के ऊपर चीज़ें चलती हैं कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। तो एक टाइम था जब हमारे पास ग्रेन्स की बहुत कमी थी, लेकिन आज के टाइम में हम वीट और राइस में एटलीस्ट अपने रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर ही पाते हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स के अंदर है या फ्रूट्स के अंदर है, जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती। तो वहाँ जो ह्यूज गैप है उसको चेक करने के लिए हम आईओटी का यूज़ कर सकते हैं। और ह्यूमन इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा है, मीन्स ह्यूमन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपने जनरली सुना होगा कि ग्रेन, बहुत ज़्यादा अनाज भरा पड़ा है गवर्नमेंट के गोडाउन्स में, बहुत ज़्यादा ग्रेन है जो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? उसका रीज़न मैं बताता हूँ। हमारी जो पर एकड़ या पर हेक्टेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर की, वो ज़्यादा है, क्योंकि हम साथ में क्या है कि हमारे जो फार्म्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं। हम वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर या ह्यूमन पावर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए क्या है कि पर यूनिट या पर हेक्टेयर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। और जब हम उसको एक्सपोर्ट करने इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो कॉस्ट कम है, रेट कम है। अब फार्मर्स हमेशा कहते हैं कि रेट आप इंक्रीज़ करो, वीट के रेट इंक्रीज़ करो या शुगर केन के इंक्रीज़ करो। तो इंक्रीज़ करना चलो ठीक है, उनकी डिमांड ठीक है, लेकिन वो रेट इस लेवल पर आ जाते हैं कि आगे इंटरनेशनल मार्केट्स को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, अब फार्मर्स को वो रेट ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा रेट चाहिए। तो यहाँ ज़रूरत है कि उन रेट्स को कम किया जाए, कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट को कम किया जाए, रेट को कम किया जाए नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट्स को कम किया जाए। इन्वेस्टमेंट्स यदि कम होंगी तो आप रेट्स को भी कम कर सकते हैं। मीन्स प्रॉफिट फार्मर का उतना ही रहेगा जितना अब है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो आप रेट कम कर सकते हैं एंड वी कैन कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ यही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं कि नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगी तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आ जाएगी। उसका 1-2 रीज़न और भी हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमें अपने फार्म्स का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। जैसे अभी किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 5 एकड़ है। और हमारे यदि हम फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ जो फार्म्स के साइज़ हैं वो 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ इस तरीके से है। जब इतनी ज़्यादा लैंड है तो वहाँ रिसोर्सेज की कम ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज कम चाहिए। पर यूनिट लैंड मीन्स 1 एकड़ के लिए मैं निकालूंगा रिसोर्सेज, ट्रैक्टर चाहिए, मशीनरी चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो कम आती है वहाँ। ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फार्म्स को जो लोग मैनेज करते हैं, बड़े फार्म्स को जो मैनेज करते हैं, उनके लिए आईओटी आने के बाद ये भी फ़ायदा होगा कि वो इजीली अपने क्रॉप को मॉनिटर कर पाएंगे। उनकी क्रॉप में पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, वहाँ टेम्परेचर लेवल क्या है, उस चीज़ को वो देख पाएंगे, रियल टाइम क्रॉप मॉनिटरिंग कर पाएंगे। प्रिसीजन फार्मिंग में
इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स सैटेलाइट फार्मिंग, या हम ये बोल सकते हैं साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में SSCM बोलते हैं। नया कंसेप्ट है। इससे हम क्या करते हैं, पूरे फील्ड की ऑब्जर्वेशन, पूरे फार्म की ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ कौन सी क्रॉप हम लगाएं तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम हमें प्रॉफिट हो। उसके बेस पर ये है प्रिसीजन फार्मिंग। या लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, हम जो फार्मर्स होते हैं वो एनिमल्स रखते हैं, लाइफ स्टॉक रखते हैं, कैटल रखते हैं या बफेलोज रखते हैं, तो उसके वहाँ उनको मैनेज करने में उनको ईजी होगा। और उसके बाद है ग्रीन हाउस। आजकल ग्रीन हाउस का कंसेप्ट बहुत चला हुआ है, तो ग्रीन हाउस को भी मैनेज इजीली किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर सारे कंट्रोल्ड पैरामीटर होते हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड होता है, सनलाइट कंट्रोल होती है, तो हर चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ चाहिए वो क्या मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। यदि मिल पा रही है तो ठीक है, नहीं मिल पा रही तो उसके प्रिवेंटिव एक्शन अपने आप ही होंगे, उसके करेक्टिव एक्शन अपने आप होंगे। तो ये हमारा चैलेंज है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो होनी चाहिए, लेकिन इट विल टेक ए ह्यूज मनी एंड द ह्यूज चैलेंज इज दिस, कि बहुत बड़ा काम है ये इन सब चीज़ों के लिए करना, लाइव स्टॉक के लिए करना, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए यूज़ करना, इन सब के लिए। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर चैलेंजेस इन इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के अंदर क्या है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो आज भी ऐसी है कि वहाँ प्राइवेसी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, वो बहुत हाई लेवल की प्राइवेसी होती है, और वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि हम यूज़ केसेस के लिए अपना डाटा प्रोवाइड करें। विदाउट यूज़ केसेस, जब तक यूज़ केसेस नहीं होंगे तब तक सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता, एल्गोज डेवलप नहीं किए जा सकते। तो इंश्योरेंस सेक्टर इज नॉट स्टिल रेडी टू शेयर देयर डाटा। ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लिया एक टेबल को आप देख रहे हैं और एक कैमरा से आप टेबल को देख रहे हैं, आप एक सिंगल टेबल की ही बात कर रहा हूँ मैं, एक सिंगल टेबल को ही यदि आप देखोगे तो आपको उसके हज़ारों व्यूज़ मिल सकते हैं। एक टेबल को डिफरेंट जगह से देखोगे तो आप उसको 1 मीटर डिस्टेंस से देख रहे हैं तो अलग व्यू मिलेगा, उसको 10 मीटर डिस्टेंस से देख रहे हैं तो अलग व्यू मिलेगा, 50 मीटर डिस्टेंस से देख रहे हैं तो अलग व्यू मिलेगा आपको उसका। ठीक है, तो डिफरेंट व्यूज़ आपको मिलेंगे उसके, और उसका कौन सा कॉर्नर आपके सामने है, वो आप उसको वर्टिकली देख रहे हो, डायगनली देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, तो ये वहाँ भी आपको। अब जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वहाँ जो रोबोटिक आइज़, जिसको मैं बोलता हूँ, रोबोटिक आइज़ की बात करते हैं, रोबोटिक विजन की बात करते हैं, तो वहाँ क्या किया जाता है, डिफरेंट सैंपल्स उसमें डाले जाते हैं, और उन सैंपल्स के बाद फिर आर्टिफिशियल लर्निंग के बेस पर वो क्या करता है, आगे लर्न करता चलता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करता चलता है। लेकिन यदि हम कितना भी देख लें हमारे आसपास में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट व्यूज़ बन सकते हैं, तो इतना सारा डाटा आप कहाँ स्टोर करोगे? ये स्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे स्टोर कर पाओगे इतना डाटा? यदि हम उसको यूज़ करेंगे किसी रोबोटिक आई के लिए, या मैं उसको एक कैमरा के अंदर डाल रहा हूँ और वो कैमरा क्या करता है कि फॉर एग्जांपल कार के लिए वो कैमरा काम कर रहा है। गूगल की कार जो बहुत सक्सेसफुल हुई है, ठीक है, तो लेकिन चैलेंजेस अभी वहाँ हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें अभी, जब वो रियल टाइम में, अभी वो टेस्टिंग पर थी, जब वो कमर्शियली जब चलने लगेगी तो वहाँ जो ड्राइवर्स हैं, या जो ड्राइवर्स नहीं, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, वो उसके अंदर और जो लिमिटेशंस आएंगे उसके बारे में बताएंगे कि क्या लिमिटेशंस हैं। तो एक बहुत बड़ी इसमें लिमिटेशन आ सकती है कि अब हर चीज़ आपके इंटरनेट के कंट्रोल में है। आप गाड़ी में, कार में जा रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कार आराम से चल रही है, हर चीज़ आपके इंटरनेट के कंट्रोल में है। कोई भी आपकी गाड़ी को
मालवेयर में जाके हाईजैक कर सकता है, कोई भी आपके गाड़ी का सिस्टम फेल कर सकता है आपकी कार के मालवेयर के अंदर अटैक करके। ब्रेक फेल हो जाएंगे, स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, कुछ भी फेल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, फायरवॉल जैसे हों, इतने स्ट्रॉन्ग फायरवॉल्स हो कि वो इस तरह के अटैक्स को रोक सके, उनको ऐसे अटैक्स ना होने दे। एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। हमारे इंडिया में एनर्जी सेक्टर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है। कंजम्पशन कितनी हो रही है, कहाँ हो रही है, ये इतना एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी नहीं पता लगा पाते कि हम कितना प्रोड्यूस की थी और उसको कंज्यूम कहाँ हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि थेफ्ट्स बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो अनस्ट्रक्चर्ड है बहुत ज़्यादा। तो इस अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम के अंदर उसको मैनेज करना फिर आईओटी की हेल्प से उतना ही मुश्किल होगा। हार्डवेयर, कौन सा हार्डवेयर लगे, डाटा कैसे एक्वायर हो, इतने ह्यूज डाटा को मैनेज कैसे किया जाए, प्री प्रोसेसिंग कैसे हो, वैल्यूएबल इंसाइट्स को मीन्स जो आउटकम्स आएंगी उसको हम कैसे फिर यूज़ करें, ये की चैलेंजेस हैं पावर सेक्टर के अंदर। आगे है कॉमन चैलेंजेस इन आईओटी। कॉमन चैलेंजेस के अंदर सबसे पहला आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। मैं एक सिस्टम का एग्जांपल देता हूँ। आपने कहीं कुछ सिस्टम लगा रखा है कि वेदर के लिए, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए सारा डाटा इकट्ठा किया, सारा डाटा कलेक्ट किया उसने। सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद जब उसने अपने सॉफ्टवेयर में जाके देखा तो उसको ये था कि कंप्यूटर ने बताया कि 100% आज रेन होगी। और क्लाउड्स आने के बाद इमीडिएटली कुछ ऐसा हुआ, विंड्स का फ्लो ऐसा हुआ कि वो स्कैटर हो गए। स्कैटर होने के बाद रेन नहीं हुई। तो वहाँ जो एक्सपेक्टेड कुछ था और रियलिटी कुछ हो गई, तो वहाँ कुछ डिफरेंस आ जाए तब आईओटी के लिए एक चैलेंज है ये चीज़ कि उन चैलेंजेस से। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे हर फील्ड में आपको एग्जांपल मिल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट की एक्सपेक्टेशन कुछ थी और रियलिटी कुछ और हो गई। या लैक ऑफ प्रॉपरली डिफाइंड यूज़ केसेस। जब भी आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जब भी आप कोई एक बड़ा नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ आपको यूज़ केसेस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप कार की बात करते हैं, गूगल कार की बात करते हैं, तो वहाँ आपको डिफरेंट यूज़ केसेस लेने पड़े होंगे जिसके बेस पे और आपने उसका एल्गो डिज़ाइन किया था। तो सम टाइम जैसे ही यूज़ केसेस प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होते यूज़ केसेस, या जो हम डिफ़ाइन करते हैं उस टाइप के यूज़ केसेस, उस टाइप हमारे सामने जब रियल सिचुएशन आती है तो वो सॉल्यूशन उसका सूटेबल नहीं होता। तो वहाँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद है एनफोर्सिंग सिक्योरिटी मेजर्स एंड डाटा गवर्नेंस। वो उसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि ये हर चीज़ आपकी इंटरनेट के ऊपर आ जाएगी। आपके घर का एसी भी आ जाएगा, आपके घर का वॉशिंग मशीन आ जाएगा, आपके घर की किचन आ जाएगी, आपके घर की मीन्स लॉक्स आ जाएंगे आपके घर के। मतलब हर चीज़ आपके इंटरनेट के ऊपर आ जाएगी। जब हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर है तो उनकी सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि कैसे उनको सिक्योर किया जाए, कि कैसे आप सॉफ्टवेयर बनाएं कि उसके ऊपर कोई और उसको हैक ना कर सके। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है चेंज्ड बिजनेस मॉडल। जो बिजनेस मॉडल है वो भी चेंज हो जाएंगे। वो चेंज होने के कारण क्या होगा कि नए बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करने में या नए बिजनेस मॉडल के लिए जो मैन पावर है उसको ट्रेन करने में टाइम लगता है। इट विल टेक सम टाइम। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है, जहाँ हम ये मानते हैं कि एजुकेशन तो हमारे यहाँ अच्छी है, लेकिन एजुकेशन के बाद जो हमारे इंडस्ट्री लेवल के जो ट्रेंड बंदे, जो रियल में जो ट्रेंड आदमी हैं, वो लोग कितने निकल के सामने आ रहे हैं, वो उसके बारे में तो पहले ही बोला जाता है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उसमें से हार्डली 10% एम्प्लॉयबल होते हैं, बिकॉज ओनली 10% आर हैविंग द नॉलेज अप टू द लेवल ऑफ द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। तो जब हम उस चीज़ की बात करते हैं तो हम खुद देख सकते हैं कि जब ये आईओटी का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो लोग इसको कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे इतना इजीली। उनको उस चीज़ के लिए ट्रेन भी करने की ज़रूरत है। अब ये आईओटी चैलेंज के लिए एक ग्राफ दिखाया है। इस ग्राफ में ये सोर्स दिया हुआ है मैंने नीचे यहाँ। इस सोर्स से आपको
और ये पता लगेगा ये कहाँ से लिया गया है। इसमें सिक्योरिटी इशू जो है वो 40% से ज़्यादा का इसमें दिखाया गया है। और इंफॉर्मेशन ऑपरेशनल टेक्निकल इंटीग्रेशन जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है और जो न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है उसमें भी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम उस आईओटी को इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। और उसके बाद है कि अनक्लियर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न कितनी जल्दी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करेगा वो ये सोच के नहीं करेगा कि हाँ नई टेक्नोलॉजी हम इन्वेस्टमेंट कर दें, नहीं, वो ये देखेगा कि मुझे इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, मुझे इससे मैन पावर में कितना बेनिफिट होने वाला है, मुझे मेरी सेल्स में कितना इंक्रीज़ होगा। ये इस चीज़ के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट आईओटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आपको बेनिफिट कितना होने वाला है और रिटर्न्स आपको कितने दिन में मिल जाएंगे। तो ये अभी अनक्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।